डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित रहते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए हुए होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। एंड बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम। तो एंजाइम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा सबस्टेट आता है, एक ऐसा सब्सटेंस आता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल आता है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो उसी को हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे कि एंजाइम क्या हैं। इस वीडियो लेक्चर्स में ख़ास तौर से हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है, एंजाइम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड एंजाइम को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एंजाइम। तो एंजाइम जो है एक वैज्ञानिक हुए हैं कोहने, इस टर्म्स को सबसे पहले दिया था। और किसी भी एंजाइम्स का नाम आते ही उसकी तीन प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि कोई भी एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देता है, पार्टिसिपेट रिएक्शन में ज़रूर कर रहा है बट वो कंज्यूम नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टिसिपेट बट नॉट कंज्यूम। इसका मतलब कि एंड ऑफ द रिएक्शन जैसे ही आपका प्रोडक्ट बनेगा तो उसके साथ एंजाइम जितना आपने रिएक्शन में डाला था वो बिना किसी चेंज के आपको बाद में मिल जाएगा। एंड ऑफ द रिएक्शन वो आपको मिल जाता है। थर्मोडाइनमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वहाँ पर डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज वो नेगेटिव होता है। तो देखिए, फ्री एनर्जी चेंज अगर किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन खुद ही होगी। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। और जो रिएक्शन किसी एंजाइम के द्वारा कैटलाइज होती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। आपको ये ध्यान रखना है। किसी भी एक रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ ये सबस्टेट ए है और ये ए सबस्टेट प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है और एंड ऑफ द रिएक्शन आपको एंजाइम जितना कंसंट्रेशन आपने रिएक्शन में डाला था उतना ही एंजाइम आपको एंड ऑफ द रिएक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे ए जो है वो सबस्टेट है और जो बी है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो मतलब ए जो है वो प्रोडक्ट में तो चेंज हो गया, लेकिन एंजाइम जो है वो अभी भी आपको एंड ऑफ द रिएक्शन उतना ही मिल गया है। अब चूंकि एंजाइम जो है, अभी हम इसको देखेंगे कि एंजाइम की नेचर क्या होती है। अभी आप ध्यान रखिए, एंजाइम यूजुअली मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं समनर, जेबी समनर, उन्होंने सबसे पहले यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया। इन्होंने इस एंजाइम को, एक प्लांट है जैक बीन प्लांट, वहाँ से इसको आइसोलेट किया। और यूरिएज जो है ये हमारे यूरिया साइकिल में यूजुअली इन्वॉल्व है और यहाँ पे निकल जो है मेटल, इसको एक्टिविटी के लिए ज़रूरत पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको मेटल की ज़रूरत रहती है अपनी एक्टिविटी के लिए। तो नॉर्थॉप जो है, यूरिएज के बाद जो एंजाइम क्रिस्टलाइज किए गए वो थे पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, और इनको क्रिस्टलाइज किया था नॉर्थॉप में, राइट। तो यहाँ तक आते आते हमें ये तो थोड़ा आइडिया लग गया कि एंजाइम जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब एंजाइम्स क्या हैं, किसने टर्म दिया। अब हमारे सामने दो टर्म्स आती हैं। जैसे आप अगर केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो वहाँ पे जैसे एंजाइम, जब बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपके सामने टर्म आती है एंजाइम, और जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ आपके सामने टर्म आती है कैटालिस्ट। तो अब ये पॉइंट उठता है कि एंजाइम और कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एंजाइम जो हैं वो मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें
कि वही जो एंजाइम है, जैसे अगर मैं सिंपल डिफरेंस बोलूँ तो अगर आप केमिस्ट्री या किसी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हो तो वो कैटलिस्ट, मेटल अगर वहाँ कोई इन्वॉल्व है तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम वर्ड यूज करते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए थे बर्जीलियस। तो यहाँ पे हम जो है इस तरीके से देखेंगे कि जो एंजाइम है उनकी क्या प्रॉपर्टी है। पहली चीज़ तो ये कि जो एंजाइम है ये मोस्टली प्रोटीन नेचर के होते हैं। मोस्टली कैसी नेचर है इनकी? प्रोटीन नेचर है, राइट। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट को देखें तो कैटलिस्ट जो होते हैं, यहाँ पे ये तो हो गया एंजाइम, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट मोस्टली जो है वो मेटल आयन होते हैं, मोस्टली नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब इनकी कैटलिस्ट की जो नेचर है वो मोस्टली नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होती है। एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इन कैटालिसिस, मतलब वो अपनी रिएक्शन को कैटालिसिस करने में भी स्पेसिफिक हैं, एंड इनहिबिशन। और अगर उनकी इनहिबिशन प्रॉपर्टी को देखें तो वो भी बड़ी स्पेसिफिक होती है, मतलब, राइट। क्योंकि कैटालिस्ट जो होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं अपनी एक्टिविटी में, नॉन स्पेसिफिक इन कैटालिसिस एंड इनहिबिशन। मतलब कैटालिसिस और इनहिबिशन दोनों में ही ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर स्टेरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंजाइम जो हैं वो स्टेरियो स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स कैसे होते हैं? स्टेरियो स्पेसिफिक। स्टेरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके दो फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे डी फॉर्म और एल फॉर्म, राइट। अगर कोई एंजाइम डी फॉर्म के लिए स्पेसिफिक है तो वो डी फॉर्म पे ही रिएक्शन करेगा, और अगर कोई एंजाइम एल फॉर्म के लिए है तो वो एल फॉर्म पे ही रिएक्शन करेगा। ऐसा नहीं है कि वो डी और एल दोनों फॉर्म पे रिएक्शन कर दे। जबकि जो कैटालिसिस हैं ये नॉन स्टेरियो स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट नहीं होता, नॉन स्टेरियो स्पेसिफिक। इसका मतलब यहाँ पे अगर किसी कंपाउंड की डी और एल फॉर्म है तो कैटालिसिस जो है वो दोनों पे ही काम करेगा, वो स्टेरियो स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है। कैटलिस्ट में अगर आप देखें तो मोस्टली नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है और उसमें भी मोस्टली मेटल्स होते हैं। नॉन प्रोटीन में भी मोस्टली किस नेचर के पाए जाते हैं? ये मेटल नेचर के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि वही जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ते हैं हम, और जो कैटलिस्ट वो हम किस सिस्टम में पढ़ रहे हैं? यूजुअली हम केमिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम एंजाइम वर्ड यूज नहीं करते, वहाँ हम कैटलिस्ट वर्ड यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। जो एंजाइम है ये टर्मिनोलॉजी दी गई थी कोह ने, एक वैज्ञानिक हुए हैं कोह ने, जबकि कैटलिस्ट जो टर्मिनोलॉजी है ये दिया गया था बर्जीलियस, राइट। तो बर्जीलियस जो है उन्होंने कैटलिस्ट टर्मिनोलॉजी को प्रपोज किया था। अब आगे बढ़ते हैं। एंजाइम्स की अगर हम नेचर को देखें कि भाई एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं या किस चीज़ की, अगर इनकी केमिकल नेचर को स्टडी करें तो हमारे सामने पहले हम ये मानते थे कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, ऐसा पहले कंसेप्ट था। लेकिन रिसेंटली थॉमस कीच ने टेट्राहाइमिना थर्मोफिलाम में राइबोजाइम को डिस्कवर किया, तब से
आरएनए नेचर भी एंजाइम की कंसीडर की जाती है, मतलब जो एंजाइम हैं वो राइबो न्यूक्लिक एसिड नेचर के भी हो सकते हैं। और जब आरएनए जो है वो एंजाइम नेचर का प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम राइबोजाइम कहते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे वैसे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आरएनए स्प्लाइसिंग में डिटेल डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि इसका जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ इसको टच करते हैं। तो थॉमस कीच एक वैज्ञानिक हुए हैं, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। थॉमस कीच ने टेट्राहाइमीना थर्मो, जो आरएनए नेचर है एंजाइम की, उसको डिस्कवर किया था थॉमस कीच ने इनटू टेट्राहाइमीना थर्मोफिला। ये आपको याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेट्राहाइमीना थर्मोफिला। दूसरी बात ये, इससे पहले ये नहीं माना जाता था कि आरएनए जो है उनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है, और जब आरएनए के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई गई तो यहीं से आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस की शुरुआत होती है। ये मानने आने लगा कि इनिशियली जब लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ पे तो जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी थी वो प्रोटीन के पास नहीं थी, वो किसके पास थी? आरएनए के पास थी। लेकिन आरएनए की कैटालिस्टिक प्रॉपर्टी में कुछ इश्यू थे, स्टेबिलिटी इश्यू, राइट, एक्टिविटी इश्यू। इसीलिए धीरे धीरे एवोल्यूशन में आरएनए से ये कैटालिटिक एक्टिविटी किसको ट्रांसफर हो गई? प्रोटीन को। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पे आरएनए जो है वो कैटालिसिस प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा यहाँ पे इट इन्वॉल्व, ये जो राइबोजाइम है ये पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप 1 इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग में। जो ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, ये अभी इन चीज़ों को आप बस थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्प्लाइसिंग और ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं हम, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि यूकैरियोटिक सिस्टम में डीएनए जो है उसके बीच बीच में कुछ ऐसा पार्ट पाया जाता है जो प्रोटीन नहीं बनाता, जिसको इंट्रॉन कहते हैं। तो जब ये पार्ट ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए में आ जाता है तो इसको हटाया जाता है और इसी को कहते हैं स्प्लाइसिंग। और ये इंट्रॉन कई टाइप के होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, राइट, इस तरीके से। तो जो राइबोजाइम डिस्कवर किया था कीच ने, वो ग्रुप 1 इंट्रॉन के रिमूवल के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा ये काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, ये माइकेलिस मेंटन, ये आगे हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो माइकेलिस मेंटन जो काइनेटिक्स है उसको ये फॉलो करते हैं, राइट। और जो एंजाइम माइकेलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करता है उनका जो ग्राफ है वो आपको हाइपरबोलिक मिलेगा, राइट। ये माइकेलिस मेंटन परफॉर्म हाइपरबोलिक ग्राफ। तो इनकी जो काइनेटिक्स है उसका ग्राफ अगर आप बनाते हो तो वो आपको हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा। हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं इस तरीके से आपको अगर ग्राफ मिलता है तो उसको हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई माइकेलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करने वाले एंजाइम्स को हम एमएम एंजाइम शॉर्ट में भी कहते हैं। तो इसका मतलब जो राइबोजाइम है वो एक तरीके का एमएम एंजाइम है, माइकेलिस मेंटन एंजाइम है। तो ये तो कुछ बातें रही आरएनए के बारे में। लेकिन मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं उनकी नेचर प्रोटीन होती है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो नेचर पाई जाती है मोस्टली एंजाइम्स की। अब इस प्रोटीन में भी दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो सिंपल प्रोटीन और या कंजुगेट प्रोटीन।
अगर मैं बात करता हूँ सिंपल प्रोटीन, तो सिंपल प्रोटीन में सिर्फ वही एंजाइम्स आते हैं जो कंप्लीटली प्रोटीन से बने हैं, राइट। तो इसको सिंपल प्रोटीन कहूँ या सिंपल एंजाइम कहूँ, एक ही बात है। तो मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, ये किसके बने हैं? ओनली प्रोटीन के बने हैं। लेकिन जो कॉन्जुगेट प्रोटीन है, जो कॉन्जुगेट एंजाइम है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होता है कि प्रोटीन पार्ट के अलावा यहाँ आपको नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलेगा। अगर कोई एंजाइम प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट वहाँ पाए जा रहे हैं, तो उसको हम कॉन्जुगेट एंजाइम कहेंगे, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन जो पार्ट है वो अगर किसी में पाया जा रहा है तो उसको कॉन्जुगेट प्रोटीन या कॉन्जुगेट एंजाइम कहते हैं। अब इस कॉन्जुगेट एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है, राइट, तो जो प्रोटीन पार्ट है उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है एपो एंजाइम। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये कंफ्यूज करती हैं ये टर्मिनोलॉजी। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है इस एंजाइम में, इसको हम कोफैक्टर कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट। इसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? कोफैक्टर। इसका मतलब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जो हैं इनके बीच में इंटरेक्शन पाए जाते हैं, और ये इंटरेक्शन मेनली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे इंटरेक्शन मिलेंगे? नॉन कोवेलेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन कोवेलेंट पाए जाएं, बट मोस्टली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस एपो एंजाइम और कोफैक्टर के बीच में किसी भी एंजाइम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से हम कोफैक्टर को आगे क्लासिफाई करते हैं, और कोफैक्टर में हम ये बोलते हैं कि भाई कोफैक्टर जो है वो अगर इनऑर्गेनिक है तो उसको हम कोई नाम नहीं देते, क्योंकि अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक होने के केस में वहाँ मोस्टली मेटल आयन ही पाए जाते हैं, और यहाँ पे उसको कोई अलग से नाम नहीं दिया जाता, ठीक है। और इनऑर्गेनिक अगर उसकी नेचर है तो इनऑर्गेनिक में मोस्टली क्या पाए जाते हैं? मेटल्स, ठीक है। अगर वो पार्ट जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, नॉन प्रोटीन पार्ट, वो अगर नेचर में ऑर्गेनिक है तो यहाँ पे उसको हम कहते हैं को एंजाइम। तो इसका मतलब को फैक्टर अगर नेचर में ऑर्गेनिक है तो उसको को एंजाइम कहते हैं। देखिए कई बार ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो को फैक्टर है वो जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल काउंट होता है। वैसे ही जब ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा तो वो तो ऑर्गेनिक जैसा ही है ना, तो इसीलिए एंजाइम जैसा। इसीलिए अगर को फैक्टर ऑर्गेनिक नेचर का होता है तो उसको हम को एंजाइम कहते हैं, राइट। क्योंकि एंजाइम और नॉन, यहाँ पे जो को फैक्टर है, इन दोनों की नेचर ही ऑर्गेनिक है। अब ये जो ऑर्गेनिक है यहाँ भी दो कंडीशन है। यहाँ पे बाइंडिंग वीक भी हो सकती है और स्ट्रांग भी हो सकती है। अगर बाइंडिंग वीक है तो हम उसको कोएंजाइम ही कहेंगे, और अगर स्ट्रांग बाइंडिंग है तो स्ट्रांग बाइंडिंग के केस में इसको हम कोएंजाइम ना कह के हम इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई एंजाइम की नेचर जो है वो आरएनए और
प्रोटीन दोनों ही हो सकती है। अगर आरएनए है तो उसमें ये पॉइंट्स हैं, अगर प्रोटीन है तो वहां पर इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। कोफैक्टर और एपोएंजाइम, इन दोनों को मिला के हम होलो एंजाइम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर और अगर हम एपोएंजाइम इन दोनों को मिला दें तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो टर्मिनोलॉजी होगी होलो एंजाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको अपनी एक्टिविटी के लिए मेटल्स की ज़रूरत होती है। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको अपनी एक्टिविटी के लिए ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर उनका कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे मेटल्स को लेकर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम तो यूरिएज का ही आ जाता है। जो यूरिएज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए निकेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं चीज़ों को थोड़ा यहाँ ध्यान रख रहे हैं। साइटोक्रोम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो ईटीएस में पाई जाती है, और साइटोक्रोम को अपनी एक्टिविटी के लिए कॉपर जो है Cu+2 एंड Fe+2, मतलब कॉपर और आयरन जो है वो चाहिए होती है। उसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, राइट। वाटर में CO2 को जो डिजोल्व करता, सॉरी ब्लड में जब CO2 आती है तो उसको डिजोल्व करता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर इस एंजाइम की बात करें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जिंक जो है उसकी ज़रूरत होती है। रिडक्टेज की बात करें, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट में इन्वॉल्व है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज में जो एंजाइम यूज होता है वो मोलिब्डेनम है, राइट। उसके अलावा अगर हम कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे पायरुवेट काइनेज ग्लाइकोलाइसिस का बहुत इंपॉर्टेंट एक रेगुलेटरी एंजाइम है। पायरुवेट काइनेज को अगर हम देखें तो यहाँ पोटेशियम जो है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज अगर एंजाइम को देखें तो यहाँ पे एक बड़ा ही अलग मेटल यूज होता है और वो है सेलेनियम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको अपनी एक्टिविटी के लिए मेटल की ज़रूरत होती है। उसके अलावा अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में देखें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है या कोएंजाइम जो है वो विटामिन बी जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स में कोएंजाइम की तरह काम करती हैं। जैसे अगर मैं थाइमीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी को देखूं तो टीपीपी जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है, ट्रांसकीटोलेज। इसके अलावा ट्रांसकीटोलेज के अलावा टीपीपी जो है वो पायरुवेट हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो लिंकेज रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है। वो एंजाइम ए, अब इसमें जैसे हीम है तो हीम जो ग्रुप है ये साइटोक्रोम और कैटालेज, साइटोक्रोम और कैटालेज दो में ये यूज होता है, राइट। साइटोक्रोम कैटालेज में हीम यूज हो रहा है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस में यूज हो रहा है, राइट। तो कहने का मतलब है इस तरीके से मेटल्स और ऑर्गेनिक पार्ट डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो को एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा देखा गया है कि वो विटामिन बी और विटामिन सी से डिराइव किए गए हैं, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी भी एंजाइम की अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंजाइम की स्ट्रक्चर।
उस स्टैक के अंदर आपको एक ऐसा रीजन मिलता है जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड होता है, राइट। वो रीजन जहां कोई सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है उसको कहते हैं हम एक्टिव साइट। तो ये जो रीजन है ये है एक्टिव साइट। देखिए यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जो है इस क्लेफ्ट में 3D क्लेफ्ट में बाइंड हो रहा है। और एक्टिव साइट जो होता है उसमें ये सबस्ट्रेट बाइंड होगा और सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के बीच में जो इंट्रैक्शंस है ये नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस माने जाते हैं। वीक इंट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस नहीं होते। और यहाँ पे एक्टिव साइट के अलावा कुछ एंजाइम्स में एक और बाइंडिंग साइट पाई जाती है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। और एलोस्टेरिक साइट पे जो मॉलिक्यूल बाइंड होता है या तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रमोट करता है, और अगर वो प्रमोट कर रहा है तो एक्टिवेटर कहलाता है, और अगर वो ब्लॉक कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो उसको इनहिबिटर कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्टिव साइट को देख लेते हैं कि जो एक्टिव साइट है इसके बारे में क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो कोई भी जो एक्टिव साइट होती है, पहली बात तो ये कि कोई भी एक्टिव साइट 3D क्लेफ्ट होती है, मतलब 3 डायमेंशनल वो क्लेफ्ट होता है, मतलब वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है। तो 3D क्लेफ्ट। दूसरी चीज ये कि किसी भी एक्टिव साइट को जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, मेनली इन्वॉल्व R ग्रुप, मतलब जो साइड ग्रुप है ऑफ एमिनो एसिड इन्वॉल्व ऑफ एमिनो एसिड। देखिए कोई भी जो एक्टिव साइट है उसमें किसी भी एमिनो एसिड का जो R ग्रुप है वही मेनली पार्टिसिपेट करता है, वही उसके केमिकल एनवायरनमेंट को डिसाइड कर रहा है। जो एक्टिव साइट है वो स्मॉल पार्ट है, ऐसा नहीं है कि एक्टिव साइट जो है बहुत ज़्यादा पार्ट को वो कवर कर रहा हो, तो स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम है, राइट। बहुत ज़्यादा पार्ट को ये कवर नहीं करती है। उसके अलावा सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट पे जो है वो इंट्रैक्शन जो है वो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस पाए जाते हैं। तो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन जो है वो पाए जाते हैं, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन प्रेजेंट। तो एक्टिव साइट पे अगर कुछ भी बाइंड होगा सबस्ट्रेट, वो यूजुअली एक्टिव साइट के साथ किस तरीके का इंट्रैक्शन दिखाएगा, इंट्रैक्शन दिखाएगा। मोस्टली वाटर यहाँ पे नहीं पाया जाता, नो वाटर प्रेजेंट, नो वाटर प्रेजेंट। एक्टिव साइट पे यूजुअली पानी नहीं होता है। अब अगर सबस्ट्रेट के रूप में ही पानी है तो वो अलग चीज़ है, फिर तो वहाँ पे वाटर पाया जाएगा, राइट। जो एक्टिव साइट है इनके अगर केमिकल एनवायरनमेंट को देखें तो नॉन पोलर केमिकल एनवायरनमेंट यूजुअली यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो नॉन पोलर जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो यूजुअली यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एक्टिव साइट है वो रेगुलेट करती है स्पेसिफिसिटी को। अब ये स्पेसिफिसिटी को किस तरीके से रेगुलेट करती है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई जो एक्टिव साइट है वो स्मॉल पार्ट है एंजाइम का, बहुत ज़्यादा उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो R ग्रुप का होता है। इसके अलावा वहाँ पे नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्टेंट के साथ शो करता है। 3D क्लेफ्ट होता है, वाटर प्रेजेंट नहीं होता, और वहाँ जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो नॉन पोलर टाइप का केमिकल एनवायरनमेंट वहाँ पाया जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी एक्टिव साइट के लिए, ठीक है। अब एंजाइम जो है इनको पढ़ने के लिए इनकी नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि भाई कोई एंजाइम जो है उसको अगर आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर आप स्टडी करते हो, तो उसका नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको आइडेंटिफिकेशन में। तो एंजाइम्स का भी जो है एक नॉमेनक्लेचर दिया गया, और एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है वो एक संस्था है जिसको हम कहते हैं IUMB, राइट। IUMB मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है वो IUMB के द्वारा दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। किसी भी एंजाइम को 6 क्लास के अंदर डिफरेंट क्लासिफाई किया गया है। तो एंजाइम्स के अंदर कितनी क्लासें बनाई गई? 6। अब ये क्लासें कौन कौन सी, एक एक करके हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली जो क्लास है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, देखिए इस क्लास के अंदर वो एंजाइम्स आते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप की केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है और वो वहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे वो ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप के होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये रिड्यूज स्टेज में है, ये ऑक्सीडाइज स्टेज में है। तो इस B ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये खुद क्या हो गया? रिड्यूज हो गया। और A जो है इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हैं वो होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप के। यहाँ पे जो सब क्लास इसके अंदर बनाई गई हैं वो सब क्लास जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर डिहाइड्रोजनेज, राइट, ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, राइट, रिडक्टेज। तो ये जो सब क्लास हैं डिहाइड्रोजनेज, परऑक्सीडेज, रिडक्टेज, मोनो ऑक्सीजनेज, डाई ऑक्सीजनेज, ये सारी सब क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर आती हैं। दूसरी जो क्लास है वो है ट्रांसफरेज। नाम से ही क्लियर है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अगर एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट पर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे यहाँ पे A और B कोई सब कंपाउंड है, इसमें ये एक फंक्शनल ग्रुप था, इसका कंपाउंड C पे ट्रांसफर हो गया। तो देखिए अब ये जब फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर हो गया तो नया प्रोडक्ट बन गया रिएक्शन में। तो इस तरह की रिएक्शंस जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट पे ट्रांसफर किया जाए, वहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो ट्रांसफरेज क्लास के होते हैं। अब इसके अंदर जो डिफरेंट सब क्लास बनाई गई हैं वो हैं G1 ट्रांसफरेज, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज अगर ग्लूकोज को ट्रांसफर कर रहा है तो, एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है तो एमिनो ट्रांसफरेज, और फॉस्फेट ग्रुप को तो फॉस्फो ट्रांसफरेज। कुछ सब क्लास इसके अंदर क्लासिफाई की गई है। तीसरी जो क्लास है वो है हाइड्रोलेज। नाम से क्लियर है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, राइट। तो अगर किसी बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है और वो बॉन्ड के ब्रेकेज में, बॉन्ड को तोड़ने में वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे वो हाइड्रोलेज नेचर के होंगे। आप यहाँ देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और ये A और B के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, तो यहाँ पे एक नए प्रोडक्ट बन गए। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो हाइड्रोलेज क्लास से ही बिलोंग करते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूजुअली हमारे इसी क्लास के अंदर आते हैं, जैसे प्रोटीनेज, एमाइलेज, राइट, एस्टरेज, ग्लाइकोसिडेज, पेप्टाइडेज, एमाइडेज, राइट, इसके अलावा प्रोटीएज, लाइपेज, ठीक है। तो ये सारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक के एंजाइम्स होते हैं वो यूजुअली हमारे हाइड्रोलेज नेचर के होते हैं। इसके अलावा हमारी जो चौथी क्लास है वो है लाइज।
और लाइज को ही हम सिंथेज भी कहते हैं। सिंथेज का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो लाइज जो होता है इसका मतलब होता है कि बिना किसी वाटर मॉलिक्यूल के इन्वॉल्वमेंट के, चाहे वो बॉन्ड बना रहा है या वो ब्रेक कर रहा है, दोनों ही कैटेगरी में वो लाइज क्लास में होंगे। तो इस क्लास में इसका नाम सुन के हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड को तोड़ा जाता है, जबकि लाइज क्लास की खास बात ये है कि यहाँ बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं और फॉर्म भी होते हैं। इस क्लास के जो एंजाइम हैं वो ब्रेक और फॉर्म दोनों कर सकते हैं, बट विदाउट वाटर। लेकिन ये वाटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, ठीक है। तो लाइज क्लास में आपको ध्यान रखना है कि इस क्लास के एंजाइम बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं और बॉन्ड को फॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इसके अंदर जो सब क्लास रखी गई हैं वो है सीसी लाइज, सीओ लाइज, सीएन लाइज, सीएस लाइज, राइट। इसके अलावा सिंथेज और रुबिस्को, जो सिंथेज और रुबिस्को हैं वो भी इसी क्लास के अंदर स्टडी किए जाते हैं। और रुबिस्को जो है फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है अर्थ पर। तो ये एंजाइम भी लाइज कैटेगरी में स्टडी किए जाते हैं। इसके अलावा अगली जो क्लास है वो है आइसोमरेज। नाम से क्लियर है कि जो आइसोमराइजेशन करें। तो आइसोमरेज क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये ए के साथ अटैच था और ये अपर पोजीशन में था, लेकिन इन्होंने आइसोमरेज एंजाइम ने इस ग्रुप की पोजीशन किसी दूसरी पोजीशन पर चेंज कर दी। तो इस तरह के फिनोमेना को कहते हैं आइसोमराइजेशन। इसके अंदर जो सब क्लास रखी गई हैं वो है एपीमरेज, सिस ट्रांस आइसोमरेज, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफरेज। तो ये अगर कहीं आपको नाम देखते हो तो ये आइसोमरेज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगली जो क्लास है वो है लाइगेज, राइट। तो लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। तो लाइगेज में आपको अब देखिए यहाँ पे लाइज और लाइगेज में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं जब लाइज पढ़ा रहा था तो मैंने ये बोला था कि लाइज भी बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। अब मैं लाइगेज में भी यही बात बोल रहा हूँ कि लाइगेज भी बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? लाइज जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन विदाउट एनर्जी एंड विदाउट वाटर वो फॉर्म कर रहे हैं। जबकि जो लाइगेज हैं वो अगर वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ एटीपी। इसका मतलब जो लाइगेज हैं वो बॉन्ड फॉर्म तो करते हैं लेकिन बिना एटीपी के नहीं, बॉन्ड फॉर्म विद एटीपी। इसका मतलब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में किसका यूज करेंगे? एटीपी का यूज करेंगे। इसीलिए लाइगेज एंजाइम को सिंथेटेज भी बोला जाता है। इसके अंदर जो सब क्लास रखी गई हैं वो हैं जैसे सीसी लाइगेज, अगर वो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है तो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच बन रहा है तो सीओ लाइगेज, अगर कार्बन नाइट्रोजन का है तो सीएन लाइगेज, अगर कार्बन सल्फर का है तो सीएस लाइगेज। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सब क्लास लाइगेज के अंदर रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 सब जो क्लास डिफाइन की थी उनको हमने देखा कि एंजाइम जो नॉमेनक्लेचर है इसके अंदर हम 6 क्लास क्लासीफाई बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वो हमने क्लासीफाई की है। अब यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे दिया जाएगा, जैसे एंजाइम जैसे ईसी नंबर होता है, राइट। तो ईसी नंबर, तो किसी भी एंजाइम का एक ईसी नंबर होता है। ईसी नंबर कहते हैं एंजाइम कमीशन नंबर। तो ईसी नंबर या एंजाइम कमीशन नंबर, उसके अंदर देखिए किस तरीके से इंफॉर्मेशन छिपी रहती है। जैसे एक एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इस एंजाइम को इसीलिए यूजुअली एग्जाम्पल में लिया जाता है क्योंकि इसमें डिहाइड्रो सारी वैल्यू एक एक करके ही है। देखिए इसका ईसी नंबर क्या है, इसका ईसी नंबर है 11। जैसे इसको लिखने का तरीका इसी नंबर को वो इस तरीके से होता है इसी 1.1.1.1, राइट। तो देखिए ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है।
तो जो पहली डिजिट जो होती है एंजाइम कमीशन नंबर या ईसी नंबर की, वो क्लास को रिफ्लेक्ट करती है। अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब इसकी क्लास कौन सी है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज की है। इसका मतलब एल्कोहल हाइड्रोजनेज एक तरीके का ऑक्सीडेटिव रिडक्शन टाइप की केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। इसके अलावा इसमें सेकंड जो डिजिट है वो सब क्लास को डिफाइन करती है। जैसे जब मैं एंजाइम क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो उसके हर क्लास के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट सब क्लास मेंशन की थी। तीसरी जो डिजिट है वो सब क्लास को डिफाइन करती है, सब क्लास। और जो चौथी वैल्यू है वो डिफाइन करती है या तो सीरियल नंबर कह दीजिए या उसको सब क्लास, और शॉर्ट में इसको सीरियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अल्कोहल हाइड्रोजनेज का जो एंजाइम कमीशन नंबर है वो हमें इस तरीके से इंफॉर्मेशन देता है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है। जैसे कोई अगर दूसरा एंजाइम लो, जैसे एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, एक दूसरा एंजाइम अगर मैं लूँ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ठीक है, तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है इसका ईसी नंबर अगर मैं देखूं तो इसका ईसी नंबर होता है 3117। अब इसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 है। इसका मतलब ये एक हाइड्रोलेज टाइप का एंजाइम है जो वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। फिर 1 जो सेकंड डिजिट है 1 वो सब क्लास को रिफ्लेक्ट करती है, थर्ड डिजिट सब क्लास को, और फोर्थ डिजिट सीरियल नंबर या सब क्लास को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस तरीके से एंजाइम्स की जो है वो नॉमेनक्लेचर की जाती है। एंजाइम की नॉमेनक्लेचर के बाद जो एंजाइम है इनमें एक प्रॉपर्टी आती है कि जो एंजाइम होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। जब हाईली स्पेसिफिक होते हैं तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इतनी ज़्यादा हाई स्पेसिफिसिटी ये कैसे फॉलो करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो थ्योरी डिस्कस की जाती है वो की जाती है लॉक की थ्योरी एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो देखिए, लॉक की थ्योरी ये कहती है कि जैसे हर लॉक की एक चाबी स्पेसिफिक है, वैसे ही हर एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होता है। तो जैसे लॉक की थ्योरी है, ये एक वैज्ञानिक हुए हैं फिशर, ये उन्होंने दी थी, और उन्होंने ये बताया था कि भाई जिस तरीके से हर लॉक को हर चाबी से नहीं खोला जा सकता, क्योंकि जो चाबी है इसका वो पार्ट जो लॉक के अंदर जा रहा है वो अंदर की जो स्ट्रक्चर है जहां ये बाइंड हो रहा है उसके कंपेटेबल होता है, स्ट्रक्चरल कंपेटिबिलिटी होती है, और स्ट्रक्चरल कंपेटिबिलिटी के कारण ये आसानी से वहां जाके फिट हो जाता है और ये लॉक को खोल देता है। लेकिन एंजाइम्स के केस में अब हम इस स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो जो सबस्ट्रेट होता है उसका वो पार्ट जो एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है वो बाइंडिंग साइट, और जहां पे एंजाइम का वो हिस्सा जहां कोई एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको कहते हैं हम एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है। तो बाइंड सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग शेप लिए हुए होता है और वो आसानी से एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है। अगर वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम का नहीं है तो इसका मतलब उसकी स्ट्रक्चरल कॉम्पैटिबिलिटी, मतलब स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर एक्टिव साइट के जैसी नहीं होगी और वो वहां पे बाइंड नहीं करेगा। पहले ये थ्योरी काफी मानी जाती थी, लॉक एंड क्यू थ्योरी, लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम ये माने कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के अकॉर्डिंग जो है वो पाया जा रहा है तो सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाती है, और इसीलिए बाद में एक दूसरी थ्योरी आई जिसको हमने कहा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है कॉसलैंड।
कॉसलैंड ने ये बोला कि भाई जरूरी नहीं है कि हर सबस्टेट जो है स्ट्रक्चरल कॉम्पेटिबिलिटी लेके घूम रहा हो। स्ट्रक्चरल कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि बाइंडिंग साइट जो है वो एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग ही हो। सबस्टेट जो होता है उसमें ये पोटेंशियल पाया जाता है कि बाइंड होने के बाद, जब वो देखिए बाइंड होने के टाइम जो एक्टिव साइट थी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन बाइंड होने के बाद सबस्टेट जो है वो एक्टिव साइट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। इसका मतलब कि जो एक्टिव साइट है वो इंड्यूस हो रही है, उसकी स्ट्रक्चर को इंड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर कॉम्पेटिबिलिटी को ज़्यादा जोर दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि एक्टिव साइट उसके अकॉर्डिंग हो, अगर नहीं भी है तो भी वो सबस्टेट वहाँ बाइंड करेगा। शुरुआत में एफिनिटी उसकी कम होगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ बाइंड करेगा उसकी स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से इंड्यूस करेगा और एफिनिटी टाइट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इस तरीके से वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस फिट मॉडल ये दोनों ही एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइम इतने ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक क्यों होते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की संभावना यूजुअली नहीं रहती। अब हम थोड़ा सा एंजाइम की जनरल बात करते करते थोड़ा सा काइनेटिक्स की तरफ चलते हैं। और काइनेटिक्स में जब भी हम एंजाइम काइनेटिक्स की बात करते हैं सबसे पहले हमारे सामने एक एनर्जी डायग्राम आता है। अब जब भी कभी एंजाइम काइनेटिक्स को पढ़ोगे ये एनर्जी डायग्राम आपको हर जगह दिखेगा। तो देखिए ये एनर्जी डायग्राम क्या बात कर रहा है। कोई भी रिएक्शन, सपोज करो एक रिएक्टेंट है ए, मतलब एक सबस्टेट है ए, तो जो ए है वो प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट होता है तो उसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, एक थर्मोडायनेमिक रूल है। और वो जब इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तो एक हाई ड्यूरिंग द प्रोसेस एक हाई एनर्जी स्टेट आती है, और हाई एनर्जी जो स्टेट आती है उसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। किसी भी रिएक्शन में अगर कोई हाई एनर्जी स्टेट बन रही है तो वो हाई एनर्जी स्टेट ही क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेज कहलाती है। तो यहाँ पे इसको मैं ए को स्टार से अगर दिखा रहा हूँ तो ये स्टार अगर है तो वो ट्रांजिशन स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो रिएक्टेंट ए है वो ट्रांजिशन स्टेज में आया, ट्रांजिशन स्टेज के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरी थी, और ये जो एनर्जी का गैप है ये जब तक फिल नहीं होता ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा। और जैसे ही एनर्जी कहीं से इसको मिलती है रिएक्टेंट को, वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचा और वो फाइनली क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। ये एंजाइम तब होगी जब कोई ये रिएक्शन तब होगी जब कोई एंजाइम यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको सप्लाई करनी पड़ रही है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसी रिएक्शन में एंजाइम यूज करते हैं तो एंजाइम क्या करता है, वो इस एनर्जी स्टेज जो एनर्जी डिफरेंस है, ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी की मात्रा को कम कर देता है, और किसी भी ट्रांजिशन स्टेज के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको मैं ई ए टू नाम दे देता हूँ, और एब्सेंस ऑफ एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको नाम दे देता हूँ ई ए वन। तो ई ए वन जो है इसकी वैल्यू हमेशा ई ए टू की कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वन की वैल्यू जो है ई ए टू की कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम आपको बाहर से मोर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। जबकि ई ए टू की जो वैल्यू है वो कम है तो यहाँ पे आपको एनर्जी जो है लेस एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी।
तो वो एनर्जी जो है क्या है, ये एनर्जी कौन सी है, एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी किसी भी सबस्टेट को ट्रांजिशन स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसके डिफरेंस के हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है, इसीलिए एनर्जी जो बैरियर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता और वो कम हो जाता है और ईजिली जो है सबस्टेट उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच की जो एनर्जी होती है वो रिएक्शन की डेल्टा जी होती है, जो डेल्टा जी डिसाइड करेगा रिएक्शन में। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें यहाँ ग्राफ में डिस्कस की गई हैं वो हमें एक चीज़ ये बताती हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम amount of activation energy या value of activation energy is more as compared to in the presence of enzyme। इनडायरेक्टली हम ये कहें कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर दे रहे हैं, इसीलिए कोई भी रिएक्टेंट इजीली उस बैरियर को क्रॉस करके ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे देखिए, अगर रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट का कम है तो इस तरह की रिएक्शन में डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। पहली चीज़ तो ये समझ लो। लेकिन अगर रिएक्टेंट जो है उसको नीचे दिखा रखा है और प्रोडक्ट को मान लो इधर हाई वैल्यू पर, ये ग्राफ यूँ बना हुआ है राइट, तो उस केस में डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होगी, वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा हो, एनर्जी ग्राफ में उसको ऊपर की तरफ दिखाया हुआ हो और प्रोडक्ट कंपेरेटिवली नीचे की तरफ दिखा रखा है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और अगर इसका उल्टा होता है तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव से हमें स्पॉन्टेनियस और उसके नॉन स्पॉन्टेनियस होने का पता चल जाता है। इसके अलावा एनर्जी ग्राफ में जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है, हमने देखा कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंजाइम के पास ऐसा क्या है जिससे वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्वेश्चन अब यहाँ उठता है। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ का जवाब देने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये सपोज करो एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है और ये एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है। तो जब सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के पास आता है तो वो इससे कॉलिजन कर रहा है, और एंजाइम के बीच में कैसे इंट्रैक्शंस होते हैं, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं, और इन नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में यूज होती है। ठीक है, बैरियर उतना ही है लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो सिस्टम ने यूज कर ली है, वो रिएक्शन में जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम रिड्यूस करने के लिए यूज हो चुकी है। इसीलिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये तो थोड़ा सा एक एनर्जी ग्राफ के थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली एंजाइम कर क्या रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ये देखूं कि जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, राइट। तो लिमिटिंग फैक्टर को लेके अगर मैं बात करूं कि एंजाइम एक्टिविटी जो है
उसके लिमिटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 2-3 ही फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको हमें यहाँ पढ़ना है। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए किसी भी सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसका एंजाइम काइनेटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको यहाँ पे हम ग्राफ से डिस्कस करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे मैं रिएक्शन की वेलोसिटी ले रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ जब इसका ग्राफ बनाता हूँ तो मुझे इस तरीके का हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो जो हाइपरबोलिक ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ मिला मुझे। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्राफ जो है इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से मुझे ग्राफ मिला। तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी है किसी भी रिएक्शन का, जो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, इसको हम बोलते हैं वी मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया वी मैक्स। और जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी अगर हमें मिले तो वो कहलाती है Km। मतलब Km जो है वो कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ जो है वो आपको मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो आप बढ़ाते हो तो रिएक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है इसमें भी हमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं जो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। पहली चीज़ तो ये कि सर्टेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बाद रिएक्शन जो है वो नहीं बढ़ रही है। जैसे इस रेंज के बाद आप कितना भी बढ़ा लो रिएक्शन नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि जितने भी एंजाइम्स रिएक्शन में मौजूद हैं वो कंप्लीट सैचुरेट हो चुके हैं। जितना बाइंड वो सबस्ट्रेट के साथ हो सकते हैं उतने वो बाइंड हो गए हैं। अब और ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो सकता, इसीलिए अब और ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे जो वी मैक्स है वो मैक्सिमम वेलोसिटी, Km है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, लेकिन एंजाइम कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है किसी भी रिएक्शन की वो सिर्फ और सिर्फ टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे नहीं। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते चलें तो मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं है। सर्टेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बाद देखो वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है? एंजाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ET क्या है? एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एंजाइम कंसंट्रेशन पे तो वो डिपेंड कर रहा है, लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी कि आप जब इस एरिया में देखोगे तो इस एरिया में जो ग्राफ की लाइन है वो लीनियर है। लीनियर होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। इसका मतलब कि वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो ऑर्डर फॉलो होता है रिएक्शन का वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो होता है। कि मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर कम है, बहुत कम है, तो वहाँ पे जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, राइट। लेकिन सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद जो है वो लीनियर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा सा एक कर्व लेना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके का जो पैटर्न है
ये मिक्स ऑर्डर रिएक्शन का पाया जाता है। किसका मिलेगा? मिक्स्ड ऑर्डर। अब मिक्स्ड ऑर्डर में जो ऑर्डर है वो किसके बीच में वेरी करेगा? तो ये जो ऑर्डर है रिएक्शन का, ये एक से तो ज़्यादा हो कम होगा यहाँ पे, और जीरो से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो यहाँ क्या मिलेगा? एक से कम, जीरो से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लीनियर इक्वेशन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। इस पॉइंट के बाद आपने देखा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और जब रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट ना हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब वेरी हाई कंसंट्रेशन पे जो रिएक्शन है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी? जीरो ऑर्डर फॉलो करेगी। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आपने दो चीजें डिफाइन की। पहली तो आपको जो सबस्ट्रेट का ग्राफ देख के डिफाइन की वो है Km। तो Km जो है वो कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी को अचीव किया जाता है, पहली चीज। और जो Km है वो एफिनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए ये क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, पहली चीज तो ये। तो Km के बारे में जो है पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है एट विच, जिस पे V मैक्स बाई हाफ वैल्यू आपको मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, Km जो होता है वो एफिनिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? तो ये जो है वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा? बाइंडिंग एफिनिटी। ये जो एंजाइम है वो उसकी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग एफिनिटी क्या है? अच्छी है, ज़्यादा है, कम है, क्या है? तो जो बाइंडिंग एफिनिटी है उसको हम Km से रिफ्लेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं? जो Km है वो बाइंडिंग एफिनिटी का जस्ट उल्टा है, कि अगर किसी एंजाइम के लिए Km की वैल्यू कम है तो इसका मतलब सबस्ट्रेट के साथ उस एंजाइम की एफिनिटी क्या है? ज़्यादा है। और अगर किसी एंजाइम के लिए Km की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब उस एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी कम है। तो Km जो है वो बाइंडिंग एफिनिटी एंजाइम को रिफ्लेक्ट करता है, किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो Km जो है इसको माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट भी बोलते हैं, Km वैल्यू। ठीक है, अब हमने ऑर्डर वाली बात की कि भाई जो वेरी लो कंसंट्रेशन है यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो होता है। एक सर्टेन रेंज के बाद जो है लीनियर इक्वेशन फॉलो नहीं होती, रेट कंसंट्रेशन बढ़ने पे रिएक्शन बढ़ तो रही है लेकिन लीनियर पैटर्न में नहीं बढ़ रही। तो ऐसा जो है वो मिक्स ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं वो इस तरीके का पैटर्न फॉलो करती हैं। तो इस रेंज में, इस जोन में जो ऑर्डर है वो एक से कम होता है और जीरो से ज़्यादा होता है, और सर्टेन पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे जो ऑर्डर पाया जाता है रिएक्शन का वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बाद जो दूसरा पॉइंट है जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है वो होता है टेम्परेचर। बहुत ही कॉमन एक फैक्टर है टेम्परेचर। और क्वेश्चन ये उठता है कि टेम्परेचर जो है किसी एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरीके से चेंज करता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ से इसको देखूं तो टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो मुझे इस तरीके का पाया जाएगा कि सर्टेन टाइम, एक टेम्परेचर तक जो है एक्टिविटी बढ़ाने पे बढ़ेगी और उसके बाद एक्टिविटी कम होने लगती है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो है वेलोसिटी, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है? टेम्परेचर। तो सर्टेन टेम्परेचर तक आप जब बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, और एक पर्टिकुलर रेंज में जाके कुछ रेंज के लिए वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इस रेंज में आके वो कांस्टेंट हुआ है, इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज।
तो वो टेम्परेचर वैल्यू जिस पे एंजाइम जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद भी अगर हम रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ाते हैं, तो सर्टेन टाइम के बाद वो कम होने लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लगती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब टेम्परेचर कम था तो बढ़ा क्यों, राइट। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इस जोन की बात करूँ, इस जोन में जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है और इस जोन में टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए होता क्या है कि अगर मैं फर्स्ट जोन की बात करूँ, इस जोन को देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। अब मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं रिएक्शन में? एंजाइम है और स्टेट है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एक दूसरे से टकराने की जो रेट है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं और प्रोटीन टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रोटीन से बने हुए एंजाइम डिनेचर होने लगते हैं। इसीलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम होने लगती है, राइट। तीसरा जो फैक्टर है वो है पीएच या H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो पीएच है, हम ये जानते हैं कि एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। और ऑप्टिमम पीएच जो है, सपोज करो ऑप्टिमम पीएच, ये जो पर्टिकुलर एक रेंज है, ये ऑप्टिमम पीएच की रेंज है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ऑप्टिमम पीएच पे क्या होता है कि किसी भी एंजाइम का जो कन्फर्मेशन है वो एक्टिव स्टेट में होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ऑप्टिमम पीएच के नीचे की तरफ जाएं या इसके ऊपर की तरफ जाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ऑप्टिमम पीएच के नीचे की तरफ जाते हैं तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो है कंफर्मेशन को जो है चेंज कर देते हैं। तो कंफर्मेशनल क्या होगा, उसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं, इनसे जो प्रोटीन है उसे रिएक्ट करेंगे, उसको प्रोटोनाइट करेंगे। प्रोटोनेट करने से प्रोटीन का चार्ज चेंज होगा और चार्ज चेंज होगा तो उसकी कंफर्मेशन भी चेंज होगी। और कंफर्मेशन चेंज होगी तो जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन है ये एक्टिव स्टेट कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब आप पीएच बढ़ाते हो तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती नहीं है, यहाँ पे कम होती है। तो H+ की कंसंट्रेशन कम होगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बढ़ने से कंफर्मेशनल चेंज होंगे। प्रोटीन जो है वो कंफर्मेशन चेंज अगर करेगी तो ये जो कंफर्मेशन चेंज है एक्टिव कंफर्मेशन में नहीं रखते, उसको किसी और कंफर्मेशन में चेंज कर देती हैं। इसीलिए भी प्रोटीन या एंजाइम की एक्टिविटी वेरी हाई पीएच पे भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो पीएच जो है इसका इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनके अलावा जो है अगर एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे को फैक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ को फैक्टर, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको को फैक्टर की ज़रूरत है अपनी एक्टिविटी के लिए। अब आप उनको को फैक्टर नहीं दोगे, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ को फैक्टर भी जो है एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ को फैक्टर उनका नहीं है जो उनको एक्टिविटी के लिए चाहिए, तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि जो एंजाइम है वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, एंजाइम्स एग्जैक्टली करते क्या हैं। अब एंजाइम की एक्टिविटी के अलावा अगर मैं एंजाइम की थर्मोडायनेमिक्स को देखूं, तो यहाँ छोटा सा यहाँ एक पॉइंट आता है थर्मोडायनेमिक्स कि भाई एंजाइम जो काइनेटिक्स है इसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो है अगर इसको हम ध्यान दें तो कोई भी जो एंजाइम है, जैसे सपोज करो ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए यहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह है और जो बी है यहाँ पे वो किसकी तरह है, वो यहाँ प्रोडक्ट की तरह है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, फ्री एनर्जी चेंज अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, राइट। यहाँ पे डेल्टा जी की जो वैल्यू है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पे अगर मैं देखूँ एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल्टा जी जो है वो जीरो होता है। आप यहाँ पे जीरो अगर रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, राइट। अब एल एन को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एंजाइम है वो इक्विलिब्रियम पे कोई भी फ्री एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो एंजाइम्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते, मतलब फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करते, क्योंकि जब एंजाइम के इक्विलिब्रियम वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि जो फ्री एनर्जी चेंज है वो के इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करती है। और के इक्विलिब्रियम का मतलब अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। आप यहाँ के इक्विलिब्रियम की जगह ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वही के इक्विलिब्रियम है। तो जब के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर रहा तो डेल्टा जी को भी एंजाइम चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि एंजाइम जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम को लगने में जितना टाइम है उसको तो चेंज करते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो फ्री एनर्जी चेंज है उसको चेंज नहीं करते। अगर किसी रिएक्शन में जो डेल्टा जी वैल्यू है वो जो भी आ रही हो एंजाइम यूज करने के बाद डेल्टा जी वैल्यू वही आएगी जो एंजाइम नहीं यूज करने पे हमें आ रही थी। बस एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, जिससे इक्विलिब्रियम जो है जो ज़्यादा टाइम में बनने वाला था वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। इसका मतलब एंजाइम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करते, उसमें लगने वाले टाइम को कम करते हैं, और फ्री एनर्जी जो चेंज है उसको भी चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक जो एस्पेक्ट्स है एंजाइम काइनेटिक्स का, इसको आगे वैसे हम और डिटेल डिस्कस करेंगे, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आते आते आपको एंजाइम काइनेटिक्स के कुछ बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर्स में मैं एंजाइम काइनेटिक्स को डिटेल डिस्कस करूँगा। थैंक यू।